अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे कम्युनिटी पेज पे, फर्स्ट टाइम लैंड हुए हैं, तो मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम कुदस भट्ट है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक्चुअली एक रूटीन में मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसमें रेगुलरली ऑलमोस्ट डेली मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करने के साथ साथ मैं कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन जो ऑन टॉपिक ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज भी हो सकती है और ऑफ टॉपिक भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में जो कि लास्ट में जाके हम डिस्कस करेंगे, कल एफआईए की तरफ से न्यूज़ भी आई, दो चार पिछले दिनों से एफआईए के कह रहा है जो क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं पाकिस्तानी, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। आप कल से मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इस हवाले से बताएं कि जिन यूज़र्स के अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, जिनके कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं, उनके बैंकिंग अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, उनमें उनके फंड्स भी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। और दूसरा, जिनके अकाउंट ब्लॉक नहीं हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपने फंड्स को, अपने इंटरेस्ट को जो है वो सेव रख सके। तो इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में जाकर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त अगर आप क्रिप्टो मार्केट की तरफ देखें तो मार्केट अब दोबारा एक मोमेंटम पकड़ती नज़र आ रही है। ये मैं आपको टोटल मार्केट कैप का एक ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट दिखा रहा हूँ। अच्छा खासा पंप आया, तकरीबन 2.23 ट्रिलियन से मार्केट कैप इंक्रीज हुआ। वो 2.42 ऑलमोस्ट मार्केट में पिछले 24 घंटों में 400 तकरीबन 200 अरब डॉलर मार्केट में एंट्री हुई है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो उस वजह से अगर आप क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल जायज़ा लें तो मोबॉक्स की प्राइस भी जो है $5 की रेंज में ट्रेड हो रही थी, वो भी $6.63 के पास अपना उसने 24 घंटों में ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद जो मेटावर्स प्रोजेक्ट हैं, सैंडबॉक्स है, इसी तरह माना है, दीगर क्रिप्टो करेंसीज, और लूना ने क्यों किया वो मैं आगे जाके आपके साथ बल्कि सबसे पहले वही शेयर कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहूँगा, अगर आप लोगों ने उमैर मुनीर की रात वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें उसने इथीरियम अप, ओमेजी, नियर और लूना की एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको चार्ट के जरिए समझाए हैं, तो वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने यूट्यूब पे सिर्फ इल्मे आलम लिखें और जो सबसे ऊपर वीडियो आपको नजर आएगी लेटेस्ट फ्रॉम इल्मे आलम, वो वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है। उमैर मुनीर आपको नॉर्मली जब कभी भी वो क्रिप्टो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस बनाते हैं तो वो बिटकॉइन की प्राइस को भी लाजमी डिस्कस करते हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस की भी अगर एंट्री एग्जिट आपने देखनी है तो उमैर मुनीर की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, सबसे पहले लूना को देखते हैं जी। लूना ने अपना ऑल टाइम हाई ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि $100 की उसकी प्राइस जो है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो कल उसकी प्राइस अनफॉर्चुनेटली जब मेरे पास लूना में 190 के करीब मेरे पास लूना थे, तो मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ था कि जैसे ही $100 के करीब आएगा तो मैं अपना सारा लूना कैश आउट करवा दूंगा और लूना की मार्केट से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई, मार्केट एकदम क्रैश हो गई। जैसे ही क्रैश हुई तो $89 पे जब इसकी प्राइस आई तो मैंने वो सेल आउट कर दिए। अगर मैं उसको होल्ड कर देता, इस वक्त जो प्राइस है $100 के करीब, मेरा जो मैंने कैश आउट करवाया था वो 17,000 कोई 400-500 डॉलर के करीब था। अगर मेरे दोस्तों भाइयों मैं थोड़ा पेशेंस दिखाता, एक दिन का इंतज़ार कर लेता, तो वो $19,000 पे, यानी मुझे $2,000 का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैंने क्यों किया, मुझे वो डेवलपमेंट्स का पता नहीं था जो डेवलपमेंट्स मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन डेवलपमेंट्स का लूना की प्राइस के ऊपर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। दो बड़े बड़े एक्सचेंजेस, बाइनांस और ह्यूबी, और ये बात ज़हन में रखें, जब कभी भी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस किसी क्रिप्टो करेंसी की लिस्टिंग करते हैं तो उसकी एक हाइप क्रिएट होती है। उस एक्सचेंज के यूजर्स बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी प्राइस की हाइप की वजह से प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती है। बाइनांस ने भी और ये ह्यूबी ने भी, ये देखें, ह्यूबी ने 23 को कल लिस्टिंग की और बाइनांस ने भी कल लिस्टिंग की। किसकी की? लूना के टोकन की नहीं की, बल्कि इनका जो स्टेबल कोइन है यूएसटी, उसकी लिस्टिंग की। अब यूएसटी का लूना के साथ क्या ताल्लुक है वो भी मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा। आपने इल्मे आलिम और यहां पे टेरा लिखना है अपने YouTube पे। आप सर्च करेंगे तो ये आपको व्हाट इज़ टेरा लूना, आपको इनके सारे प्लेटफॉर्म की समझ आएगी और फिर आपको समझ आएगी कि क्या क्या वजह है कि यूएसटी को बाइनांस ने लिस्ट किया, ह्यूबी ने लिस्ट किया, तो लूना की प्राइस जो ऊपर चलेगी। मुख्तसर आपको बता देता हूँ, यूएसटी एक्चुअली टेरा लूना की ब्लॉकचेन का एक स्टेबल कोइन है जो कि लूना के टोकन के साथ लूना पैच्ड है। यानी जब कभी भी यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि लिस्टिंग हुई है बाइनांस पे, ह्यूबी पे, तो इस पे यूएसटी की डिमांड अगर बढ़ेगी, अगर आप डिमांड बढ़ेगी तो उधर से यूएसटी उधर से जो लूना टोकन है उसकी बर्निंग होगी, यानी उसकी सप्लाई कम। यूएसटी की सप्लाई बढ़ेगी
तो लूना की प्राइस कम होगी, लूना की प्राइस कम होगी तो लूना के जो सॉरी लूना की सप्लाई कम होगी तो लूना की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़, मैं क्यों समझता हूं कि लूना की प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है, वो मैं आपको डिटेल से समझाने लगा हूं। इस वक्त जो टेरा लूना का अपना स्टेबल कॉइन है यूएसडी, उसके पास 9.6 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये ऐसा नहीं था। 4-5 दिन पहले टेरा लूना जो था वो डाई से नीचे था। डाई भी एक स्टेबल कॉइन है मेकर डाउ का, और ये भी डॉलर पैच नहीं है, ये भी एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टेरा लूना का स्ट्रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि जो डाई है उसके पैच के लिए बहुत सी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे इथीरियम के जरिए उन्होंने उसको पैच किया हुआ है। टेरा लूना ने इसको पैच किया अपने लूना टोकन के साथ, ये जो यूएसडी है इसके साथ। मेरा मानना यह है आने वाले वक्तों में अगर ये जो स्टेबल कॉइन मार्केट में इसी तरह लिस्टिंग करते गए तो आहिस्ता आहिस्ता हमें बाइनांस के ऊपर, ह्यूबी के ऊपर या दूसरे अगर एक्सचेंजेस यूएसटी को एज अ स्टेबल कॉइन लिस्ट करते हैं तो आपको वहां पे पेयर्स भी नजर आएंगे। यानी आप अगर आपके पास यूएसटी होगा तो आप उसकी बाकायदा वहां पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अपनी दीगर क्रिप्टो करेंसीज, फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज के साथ। तो यूएसटी मेरी नज़र में इस वक्त उसका 9.6 बिलियन उसका मार्केट कैप है। जैसे ही इसने मेरे दोस्तों भाइयों बाइनांस के जो स्टेबल कॉइन है BUSD, इसको वो सरपास करेगा, इसको इसके ऊपर जाएगा, तकरीबन 15 बिलियन डॉलर का इसका जब मार्केट कैप होगा इस स्टेबल कॉइन का USD का, तो लूना की प्राइस आपको $150, $200 बड़ी आसानी से जाती नजर आएगी। तो ये मेरी आपने रिकमेंडेशन नहीं लेनी। और इस वक्त मैं दोबारा आपको कहूँ, लूना से एग्जिट होने का टाइम है, ये लूना में एंट्री डालने का टाइम नहीं है। मैंने अपने जितना मैंने लूना होल्ड किया हुआ था, कुछ $7-8 के करीब मैंने बाय किया था, वो मैंने जाके सेल आउट कर दिया। अब मैं लूना की प्राइस के क्रैश का इंतज़ार करूंगा। उसको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी। तो आपने जल्दी नहीं करनी, ये बाइंग टाइम नहीं है। मुमकिन है प्राइस जो है, जैसे मैं आपको एक फंडामेंटल्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लूना की प्राइस शायद $150 $200 तक जाए, लेकिन आपने एंट्री पॉइंट देख के फिर आपने एंट्री डालनी है। ये टाइम नहीं है इसमें एंट्री लेने का। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं आपको एक्चुअली इस वजह से समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने होल्ड किया, मैंने तो सेल आउट कर दी है, अगर आपने लूना होल्ड किया है तो आप मजीद होल्ड कर सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो मजीद ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि लूना को अगर आप चार्ट पे देखें तो इसकी ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है $100, उसको ये ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है। और मार्केट का ओवरऑल जैसे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, मार्केट में जितना सरमाया आ रहा है, मुमकिन है लूना की प्राइस जो है इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाए। और ऊपर जब जाएगी तो $118 $120 जो है इसकी नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आए जी, अगली न्यूज़ है पोल्का डॉट की। पोल्का डॉट का पैराचेन के बारे में आपको मैंने गाइड किया था कि पोल्का डॉट एक इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स है, और चूंकि इसका मेन मोटिव ही यह है कि दीगर सारी ब्लॉकचेन्स के साथ ये कम्युनिकेशन करवाए, उनके टोकन जो हैं वो एक दूसरे के साथ, सारी ब्लॉकचेन्स के टोकन जो है वो एक्सचेंज हो। तो उसके लिए इन्होंने पैराचेन की ऑक्शनिंग करनी होती है। एक राउंड इनका ऑक्शनिंग का ख़त्म हो गया, ये आप देख रहे हैं। पिछले जो राउंड में 5 विनर थे, उनमें मूनबीम था, अकाला ने सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग की थी। तकरीबन इन्होंने जो लोन क्राउड लोनिंग से डॉट टोकन्स जो किए थे तकरीबन 65%, पिछले राउंड में 65% जितना लोन इकट्ठा हुआ था डॉट का, उसमें ज़्यादा अकाला ने अरेंज किया था। फिर क्लोवर, एस्टर, पैरालल, ये 5 थे पिछले पैराचेन के विनर। अब इस वक्त आपको ऑन गोइंग जो कंपटीशन लग रहा है, इसमें से भी मेरा ख्याल है वो 5 विनर को चूज करेंगे, और इस दौरान पोल्का डॉट की प्राइस जो है ऊपर जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये भी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी क्राउड लोनिंग कर रहे हैं, यानी ये जो इनके अपने जो यूज़र बेस है उनको कह रहे हैं कि आप लूना, आप जो पोल्का डॉट के टोकन हैं डॉट, वो हमारे साथ स्टेक करें। अगर हम पैरा चेन में विनिंग करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा स्टेकिंग वगैरह में, ठीक है। तो अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट भी करना है तो आप, ये मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, एरस, ओडिसी, डार्विनिया, क्रस्ट, इक्विलिब्रियम, ये सारी वो हैं। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये 1 by 1 इनको आप सर्च करके, जहाँ से आपको डॉट टोकन अगर आपने बाय किए हुए हैं तो डॉट टोकन आप वहाँ पे स्टेक करें, आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिग न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को वैसे मुझे लास्ट में डिस्कस करना चाहिए था, अपनी जो FIA से रेलिवेंट जो उनके एक्शंस हैं उसको डिस्कस करने के साथ, लेकिन मैं इसको पहले डिस्कस कर देता हूँ मेरे दोस्तों भाइयों। वी चेन चाइना, आपको पिछले दिनों याद है
इस साल के मिड मई में जाके उसने क्रैकडाउन स्टार्ट किया माइनर्स से मुतल्लिक, और उसके बाद तकरीबन चाइना में जितने क्रिप्टो से रेलिवेंट बिजनेसेस थे, चाइना ने उसको अपने मुल्क से यूं कह लेंगे मुल्क बदर किया। लेकिन ये वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है चाइनीज़ का वी चेन, इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो फुल सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है और इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं? चाइना ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स आपको सामने सीपैक वगैरह सारा नज़र आ रहा है। तो अगर हम चाहें तो वी चेन से हेल्प लेके अपनी गवर्नेंस अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों आप हमारे जो साबका एफपीआर के चेयरमैन रहे हैं शब्बर जैदी साहब, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि अगर हमारे ताजर बरादरान अगर वो टैक्स नहीं देते तो हुकूमत को ये चाहिए कि जितनी वो आइटम्स सेल आउट करते हैं उसके ऊपर ट्रेसिंग के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप कर दें। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। ये वी चेन ने चाइना के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट की सतह पे ट्रेसेबिलिटी सिस्टम एक बिल्डअप किया है कि अगर चाइना की गवर्नमेंट चाहे तो जितनी वो प्रोडक्ट्स उनके ट्रेडर्स, इवन वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके एंड यूज़र तक दरमियान में जितने भी पॉइंट्स आते हैं जहां पे उससे गुजर के कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर से निकल के, प्रोड्यूसर से निकल के वो एंड यूज़र तक पहुंचती है, सबकी ट्रेसेबिलिटी। और ये मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हुकूमत पाकिस्तान कर दे तो ये जो हमारी टैक्स कलेक्शन की टेंशन्स हैं, ये टेंशन रिलीज हो सकती हैं और ये ब्लॉकचेन के ज़रिए इसको फैसिलिटेट किया जा सकता है। इसके लिए, इस जगह पे पहुंचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा। और रेगुलेट ना करके ये जो टेंशन्स हैं ये बढ़ रही हैं, जो कि मैं आगे आपके साथ जाके शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब लास्ट में डिस्कस करते हैं कि एफआईए ने जो क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने पे पाकिस्तानियों के, उस पे क्या आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये मैं एफपीसीसीआई के जो चीफ हैं रिसेंटली नासिर हयात साहब, उनकी एक स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ के और अपना ओपिनियन पहले दे लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एफआईए के बारे में भी लाजमी शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों का तकरीबन 20 अरब डॉलर जो है वो पड़ा है। और इन्होंने कहा है एज पर आवर रिसर्च, यानी एफपीसीसीआई का जितने पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं उनका डाटा इनके पास होता है। तो मेरा मानना यह है कि ये है उनकी रिसर्च के बेस के मुताबिक। और ये जो 20 अरब डॉलर की ये बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जितने बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लिस्टेड है, ये सिर्फ उनका डाटा है। आप इमेजिन करें जो पाकिस्तानी किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लिस्टेड नहीं है लेकिन उनका अपना सरमाया, जैसे कि मैं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं लाहौर में रहता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मेरा अपना सरमाया। इसी तरह बहुत से पाकिस्तानियों का डाटा है जो कि इनकी रिसर्च में अभी इंक्लूड नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ये मत बोलें जितनी हमारी इशराफी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, मेरा मानना यह है कि वो उन ज़ाती तौर पे उनकी अपनी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है और वो भी यहाँ शामिल नहीं है। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 100 अरब डॉलर तो कहीं भी नहीं गया। ये मेरा मतलब रॉन्ग भी हो सकता हूँ, एक रफ आइडिया मेरा। आप इमेजिन करें उसमें से अगर 50% हम लगा दें कि वो वाला है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, बाकी जो 50 बिलियन, चलो 50 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेडिंग में यूज़ हो रहा है। और मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करे, रेगुलेट का मतलब ये है कि आप जितने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं या एग्जिट होना चाहते हैं, चूंकि ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, तो इस मार्केट को रेगुलेट करने का मतलब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान उनसे टैक्स ले। जो होल्ड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज, उनसे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं ले। कि एक बंदा जिसने बिटकॉइन $10,000 पे बाय किया था, आज बिटकॉइन $50,000 पे चला गया। जैसे स्टॉक एक्सचेंज से हुकूमत पाकिस्तान लेती है, स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर बाय करता है तो शेयर जब वो प्रॉफिट में सेल आउट करवाता है तो उस जो कैपिटल गेन है उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो हुकूमत पाकिस्तान एक तो कैपिटल गेन टैक्स कर सकती है, बल्कि मुझे आगे बढ़ने से पहले कल के परसों एक मेरी हाईकोर्ट के वकील थे, मेरे दोस्त थे, साबका कुलीग रहे हैं दुनिया न्यूज़ में, उनके साथ बातचीत हो रही थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप जजेस को मुतमिन कर सकते हैं कि अगर जज आपसे ये क्वेश्चन करे कि हमें क्रिप्टो मार्केट को क्यों लीगल करना चाहिए, तो देखिए मैं दो आंसर है। देखिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसको दो मुख्तलिफ पहलुओं से। लीगल इस वजह से करना चाहिए क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको रेगुलेट करती है, लीगलाइज करती है, तो इससे हुकूमत पाकिस्तान अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और ये छोटा मोटा नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। अगर डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है हुकूमत पाकिस्तान। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको लीगलाइज कर सकती है तो ये हुकूमती सतह पे फ़ायदा नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तानी हैं वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके मज़ीद पैसा कमा सकते हैं।
और इसके अलावा अगर रेगुलेट करेंगे तो ये जो पाकिस्तानी महंगे दामों ब्लैक मार्केट से क्रिप्टो करेंसीज बाय करते हैं महंगे दामों, वो भी उनको सस्ते रेट में मिलेगी, तो उनका प्रॉफिट शेयर मजीद बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान लीगलाइज नहीं करती है, रेगुलेट नहीं करती है, तो उसका आंसर बिल्कुल उल्टा है। यानी हुकूमत पाकिस्तान उस मार्केट जिसमें वो $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है उससे महरूम रहेगी, और नुकसान भी बिल्कुल अवाम का भी अगर बात की जाए तो बिल्कुल उल्टा है। तो नुकसान इसी तरह अवाम का यह है कि वो ब्लैक मार्केट में महंगे दामों बाय करेंगे, जो कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको रेगुलेट करे तो उसका फ़ायदा। तो मेरा कहना दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर, और ये क्यों FIA क्यों एक्शन ले रहा है ये मैं आपको बताता चलो, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है, उसको ऐसे लग रहा है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी पे क्रैकडाउन करेंगे तो शायद ये FATF की ग्रे लिस्ट में हम ये डाटा प्रोवाइड करेंगे, जी हम जो मनी लॉन्ड्रिंग की जितनी एक्टिविटीज़ थी, इवन जो क्रिप्टो करेंसीज में भी हो रहा था, हम उसको भी। मेरा मानना यह है ये हुकूमत पाकिस्तान गलत सिमत में जा रही है। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो मार्केट के जरिए रोकना चाहती है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, क्रैकडाउन उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। जितने भी क्रिप्टो मार्केट में शहरी या इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को ना सिर्फ टैक्स दें बल्कि उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसका डाटा हुकूमत पाकिस्तान के किसी ना किसी इदारे के पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है किसी इदारे या फ़र्द के मुताबिक तो हुकूमत पाकिस्तान को आसानी हो। अच्छा, ये नासर साहब की मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, ये हैं नासर साहब, ये भी चीफ सेलेक्ट हुए हैं, मियाँ नासर हयात मगून साहब, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं FIA में। अब आपने क्या करना है इस सूरत हाल में, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। नंबर 1 तो ये देखें, FIA ने P2P पे अभी नज़र नहीं डाली है। अभी जो जो क्रिप्टो कम्युनिटी अपने बैंकिंग चैनल के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बाइंग कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि P2P पे ब्लैक मार्केट है, वहाँ पे महंगे दामों नहीं बाय करना चाहता। बल्कि मुझे कहने दे, पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी है, उसके कंट्री हेड हैं, उनका कल मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा मुक़द्दस भाई चंद माह पहले मैंने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो मैं जब बाइनांस के P2P पे गया तो वहाँ 12 रुपये का रेट का फ़र्क था, P2P पे जो लिस्टेड था और इंटर बैंक में जो डॉलर का रेट था। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर लूँ। उन्होंने कहा मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड से बाइंग कर ली क्रिप्टो और कुछ मैंने बैंकिंग चैनल से ज़रिए। तो उन्होंने अभी मुझे कल बताया कि FIA ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो मैंने जब बैंक से पूछा तो बैंक ने कहा कि हमने तो नहीं किया, ये तो FIA ने किया। कहते हैं जब मैंने FIA अप्रोच किया तो FIA का जो इंस्पेक्टर था उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा जी हमने नहीं किया, हमें डाटा तो आपके बैंक ने दिया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं असल कल्प्रेट कौन है। मेरी नज़र में ये बैंक्स ही मेरे दोस्तों भाइयों आपके अकाउंट ब्लॉक करेंगे। क्यों ब्लॉक करेंगे? इस वजह से क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक आपको होम फाइनेंस करवाते हैं, कार फाइनेंसिंग करवाते हैं या कहीं बिजनेस के लिए कोई उधार लेते हैं बैंक से, तो बैंक आपको सालाना सारे टैक्स टूक्स डाल से कुछ नहीं तो 30 से 35% चार्ज करता है। हालांकि बैंक का अपना पैसा नहीं है, वहां पे जो लोग सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाते हैं उनको ये मैक्सिमम 10 से 15% पे करते हैं, और ये जो 15 से 20% का मुनाफा है ये बैंक खाते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप सारा सरमाया क्रिप्टो मार्केट से में डाल देंगे, यानी बैंक से निकाल के अगर क्रिप्टो में डाल देंगे, तो बैंक का सिस्टम कैसे चलेगा? तो बैंक्स का इंटरेस्ट ये है कि आप क्रिप्टो मार्केट की तरफ ना जाएं। तो अब आपने क्या करना है, जब तक हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं करती है, क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने का मकसद यह है, मतलब यह है कि जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है जिसमें वो अपने शहरियों को कहे कि भाई आप अपने बैंकिंग चैनल के जरिए क्रिप्टो करेंसी बाय सेल कर सकते हैं, उस वक्त तक आपने बैंकिंग मेथड के जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए या कार्ड्स के जरिए आपने क्रिप्टो ना बाय करना ना सेल आउट करना। अगर आप करेंगे तो आपके अकाउंट भी फ्रीज होंगे, जितने फंड्स हैं वो भी गए, और आपके कार्ड्स वगैरह भी ब्लॉक हो जाएंगे, और साथ साथ FIA आपकी इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप P2P पे बाय कर सकते हैं, और उसमें भी दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अगर तो आप अपने ज़ाती मकसद के लिए बाइंग और सेलिंग, फॉर एग्जांपल आपने क्रिप्टो में एंट्री लेनी है तो आपको क्रिप्टो तो चाहिए, तो उसके लिए चूंकि हुकूमत पाकिस्तान कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही है, तो आप P2P पे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए आप बाय कर लें। इसी तरह अगर आपके पास क्रिप्टो है और आपने उसको रियल मनी में कन्वर्ट करना है, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अपनी ज़ात के लिए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं P2P पे। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप P2P पे एक्सचेंज का बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है।
ना सिर्फ ये कि आप FIA आपके पीछे जाएगी, बल्कि FIA के पास ये इस वक्त जबकि ये जितने एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस है, ओके एक्सचेंज है, जबकि वो हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस याफ्ता नहीं है, इसके बावजूद FIA ने सिर्फ एक ईमेल करनी है कि ये फ़लाँ बंदे का हमें डाटा चाहिए। और मेरे दोस्तों भाइयों, आपने अपनी KYC करवाई है, सारा डाटा FIA को जाना है और FIA आपके घर पे। तो आपने अगर अपनी ज़ात के लिए करना है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर FIA आपको मतलब FIA या कोई डिपार्टमेंट आपके साथ कांटेक्ट करता है तो आपने घबराना नहीं है, अदालतें ओपन है, आप अदालत में केस करें। अगर अभी भी आप लोगों के अकाउंट जो हैं वो बंद हो गए हैं, कार्ड जो है आपके ब्लॉक हो गए हैं, तो अगर एक कम्युनिटी बन के अदालत में आप सब लोग जो हैं वो कांटेक्ट करें तो आप ना सिर्फ अपने लिए फ़ाइट करेंगे बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को अदालतें जो हैं वो इंस्ट्रक्शन देगी। मेरा मानना यह है कि वो उनको कहेंगी कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें, या तो इसको परमानेंटली क्लोज कर दें इस सारी मार्केट को, या इसको, क्योंकि अदालतें ये चाहती हैं कि इसका कोई ना कोई नतीजा निकले। तो आपने अपने राइट्स के लिए अगर फाइट करनी है तो अदालत का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ये वकार ज़का का एक प्लेटफॉर्म है। वकार ज़का ने अब एक सियासी मूवमेंट भी स्टार्ट की है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये फेसबुक पे आपने लिखना है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, आप इसको ज्वाइन करें। तो मेरा ख्याल है, कल मैंने वकार ज़का की वीडियो सुनी है तो भाईजान ये कह रहे थे कि अगर आपके साथ आपने कोई एक्सचेंज का बिज़नेस नहीं किया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, आपका पैसा जो है वो बिल्कुल जायज़ है और उसकी वजह से बैंक आपका फ्रीज़ हो गया चूँकि आपने अपनी ज़ात के लिए बाय करना था, तो उस वजह से आप इससे भी इनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी कुछ ऐसा सेटअप करना चाहता हूं कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में कांटेक्ट करूं। वैसे तो बराह रास्त मुझे ना FIA ने ना ही मेरे बैंक्स ने मुझे कोई तंग किया है। अगर ऐसा होगा, मेरे राइट्स को मसला आएगा तो मेरे पास अदालत की ऑप्शन है। अगर आप में से कोई चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई एडवोकेसी करूं, आपका साथ दूं इस सिचुएशन में, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे बताएं कि आप मेरे से किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं। मेरे जहन में फ़िलहाल तो ये आइडिया कि आप कोई 8-10 बंदे जिनके अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, जिनके कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं, अगर आप एक कम्युनिटी बनाएं, एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा या इस तरह का हम ग्रुप बना लेंगे, उधर हम सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और मिल के अगर हम प्ली करें अदालत को कि वो इस हवाले से ना सिर्फ हमारा मसला हल करे बल्कि ओवरऑल सारे मुल्क का भी इस हवाले से मसला हल हो सकता है। तो इस वीडियो के नीचे अपने अपने आइडियाज़ को फ्लोट करें कि किस तरह आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस हवाले से हेल्प करूं। ठीक है, तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस नहीं रही होगी। इसके बावजूद अगर कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने क्लियर नहीं किया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी करें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।